ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ भोपाल से, जहां पे भोपाल इंदौर राजमार्ग पर गुड़भेला गांव में पंजाब नेशनल बैंक के पास से हाईवे पर कार के अचानक आग लग गई कार में, और जिसकी वजह से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। आग कैसे लगी कार में, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक गुड़भेला में पंजाब नेशनल बैंक के पास हाईवे पर बोलेरो में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। उधर कार में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत पर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। देखिए किस तरीके से ये कार जो खड़ी थी पंजाब नेशनल के बाहर अचानक से आग की चपेट में आ गई। हालांकि पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है, लेकिन जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ पे जांच जारी है कि आखिर आग किस वजह से लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। भोपाल इंदौर हाईवे पर कार देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील हुई है। अचानक ही आग लग गई खड़ी खड़ी कार में, और अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी। सबसे पहले तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ गाड़ियां चल रही है, आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी कार कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई, इसी की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। बलरामपुर से खबर है, जहां पे सिंदूर नदी पर हादसा हुआ है। नदी के तेज बहाव में बहा है कोटवार। मौके पर पुलिस और राजस्व अमला अब मौजूद है। कोटवार की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। विजयनगर चौकी की महावीरगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है। सिंदूर नदी जहां पर ये हादसा पेश आया है, नदी के तेज बहाव में कोटवार बह गया है, और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा है। कोटवार की तलाश में यहाँ पे गोताखोर जुटे हुए हैं। विजयनगर चौकी के महावीरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन दिनों नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है लगातार बारिश की वजह से, लेकिन यहाँ पे कैसे ये कोटवार बह गया है इसकी भी जांच जारी है। सिंदूर नदी पर हादसे की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पे हेमंत खंडेलवाल होंगे एमपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। आज होगा हेमंत के नाम का औपचारिक ऐलान। बस थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, और बैठक में होगा प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान। कल हेमंत खंडेलवाल ने किया था सिंगल नामांकन के चलते निर्विरोध ये चुनाव हुआ है, और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब बस थोड़ी देर में ये औपचारिक ऐलान होगा, और बीजेपी कार्यसमिति की बैठक बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बैठक में होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, कल ही आपने कहा था कि प्रबल दावेदार हेमंत खंडेलवाल है, उनके नाम पर अब बस थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होने वाला है। कब ये बैठक शुरू होगी? देखिए 10:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज रखी गई है, और 11 बजे तक औपचारिक तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। हेमंत खंडेलवाल करीब 18 साल बाद एक विधायक के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। इसके पहले सांसद रहते हुए वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, और अगर हम अंतिम बार एक विधायक के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर उस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद लगातार अटकलों का दौर चल रहा था, लेकिन आखिरकार हेमंत खंडेलवाल को जब कल खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच तक लेकर पहुंचे तो लगभग वही तस्वीरें साफ हो गई कि निर्विरोध नामांकन हेमंत खंडेलवाल का ही होगा। मुख्यमंत्री खुद हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सावित्री ठाकुर, तमाम प्रस्तावक जो है वो इनके समर्थन में, हेमंत खंडेलवाल के समर्थन में अपना पत्र जमा किया। अब क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को राजनीति विरासत में मिली है, पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं,
और अब विधायक हैं, लेकिन संगठन की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। संगठन की मजबूती पर फोकस करना होगा। इस अध्यक्ष के चुनाव से ये भी स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ताकत सत्ता के साथ संगठन में भी और बढ़ गई है। बिल्कुल। हालांकि पूरी तरीके से सीएम का जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि संगठन में भी अब पूरा दखल है, और अब चुनौतियां क्या क्या सामने आने वाली है हेमंत खंडेलवाल के सामने? देखिए, जो बीते प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं वीडी शर्मा, उन्होंने एक संगठन के सामने एक बड़ी अच्छी छवि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रस्तुत की, क्योंकि चाहे वो हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर काबिज थी, वहीं बीजेपी अब 29 सीटों पर काबिज है। एक सीट जो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, उसे भी जीत कर आई। विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बात थी, और संगठन की मजबूती से कहा जा सकता है, जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है उसे कहा जा सकता है। तो हेमंत खंडेलवाल को भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूती बरकरार रखनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, जहां पहली परीक्षा होगी, इसके बाद 2028 में विधानसभा चुनाव है और 29 में लोकसभा चुनाव होना है। तो आने वाले समय में चुनौतियां होंगी कि जो संगठन बना है उसे और बेहतर किया जाए। अब देखना होगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष के पद संभालने के बाद क्या संगठनात्मक परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी में होगा, क्या जो संगठन का ढांचा है वो भी प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से तय करेंगे। ये तमाम जो सवाल हैं वही बरकरार हैं। हालांकि अभी पदभार ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होती जाएंगी। जी ठीक है आकाश, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। लेकिन बीजेपी का हर कार्यकर्ता सक्षम है, क्योंकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग देती है कि जो बाकी सियासी दलों के लिए एक मिसाल बनती है। इसके साथ ही उन्होंने सफल चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। में जब ये संगठन में कुशाभाऊ ठाकरे से लगा के प्यारेलाल खंडेलवाल जी तक और सारे संगठन मंत्रियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि हमने सबने हमारे सारे संगठन पर्व को भी उसी तरह से लिया है, जो बाकी पार्टियों के लिए मिसाल बनते हैं। हम सब राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आई गए हैं, और जिस ढंग से नॉमिनेशन फॉर्म हमने भराए हमारी परंपरा के हिसाब से, कल वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सारे इस अच्छा आयोजन के लिए सारे कार्यकर्ताओं को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं ग्वालियर से, जहां पे जीवाजी यूनिवर्सिटी की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। बीएससी की छात्राओं को बांट दिए गए बीकॉम के पेपर। सेकेंड ईयर की 300 छात्राएं फाउंडेशन पेपर में फेल है, और छात्राओं के हंगामे के बाद से इस मामले का खुलासा हुआ है। कॉपियों की रीचेकिंग में सभी छात्राएं पास हुई है। वीआरजी कॉलेज मुरार को विश्वविद्यालय का नोटिस। जीवाजी यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। वीआरजी कॉलेज मुरार में पढ़ने वाली बीएससी सेकेंड ईयर की करीब 300 छात्राएं फाउंडेशन के पेपर में फेल हो गई, और फेल छात्राओं ने बीते सप्ताह विश्वविद्यालय में हंगामा किया तो सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल बीएससी सेकेंड ईयर की इन छात्राओं को बीकॉम फाउंडेशन का पेपर बांट दिया गया था, जबकि बाद में उनकी ओएमआर शीट की जांच बीएससी के आंसर से जब मैच कर दी गई, तो जांच के बाद से जब बीकॉम की आंसर के पुनर्मूल्यांकन हुआ तो सभी छात्राएं पास हो गई। इस मामले में कॉलेज प्रशासन के साथ आंसर की कंप्यूटर से जांच करने वाले एक्सपर्ट की गड़बड़ी भी पकड़ में आई है। अब प्रशासन कह रहा है कि वो वीआरजी कॉलेज को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 50 में से आ रहे हैं जो हमारे पास आवेदन आया है वो उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन पहले। अरे पहले मार्कशीट खोल के दिखाओ ना, तो में पास करके फेल किया गया है। दरअसल ऐसा है मामला, ये परीक्षा के समय का मामला है। जब परीक्षाएं आयोजित हो रही थी तो बीएससी के पेपर था जिसमें 300 बच्चियां फेल हुई हैं, तो बीएससी के पेपर के दौरान बीकॉम का पेपर इन्होंने फाउंडेशन का बांट दिया। तो बीकॉम का पेपर बांटने के दौरान ऐसा होता है कि जो की जारी होती है कि वो बीएससी के साथ तो जारी हुई, तो जब जचाई हुई कॉपियों की जांचने का काम हुआ तो बीएससी की से जांची गई कॉपियाँ, इस कारण से वो बच्चियाँ अनुत्तीर्ण हो गई। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि पेपर के दौरान बीकॉम का पेपर जो बांट दिया गया, इसके कारण बच्चियाँ फेल हुई।
जब ये माननीय कुलगुरु और रजिस्ट्रार साहब के संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने कॉपियों को एक एक्सपर्ट टीम बनाई, 3 सदस्यीय टीम बनाई। 3 सदस्यीय टीम ने उसकी जांच की। जांच के उपरांत उनको जब पता चला कि बीएससी के पेपर में बीकॉम का पेपर दिया और की बीएससी की थी, तो उन्होंने देखने के बाद जो उनका फिर बीएससी की से उनका मिलान किया गया तो वो सभी छात्राएं पास हो गई, क्योंकि वो पहले से ही। देव श्री माली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। देव सर, अमूमन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का ये एजेंडा रहता है, ये टारगेट रहता है कि कैसे हमें नैक में अच्छा परफॉर्म करना है, कैसे हमें अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेहतर करना है। लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी अपने साथ ही प्रतिस्पर्धा करता है कि कैसे हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की फजीयत करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे कि कहने को तो जीवाजी विश्वविद्यालय नेक का ट्रिपल+ कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी जो कारगुजारियां हैं वो हमेशा इसी तरह की आती हैं जिस तरह की जो बीआरजी कॉलेज के बच्चों का मामला आया। इन बच्चियों का पेपर था और पेपर फाउंडेशन का पेपर दिया गया था। फाउंडेशन का पेपर में बीएससी की छात्राएं थी और बीए का पेपर खोल दिया गया। क्योंकि फाउंडेशन के कोर्स एक जैसे होते हैं, सिलेबस एक जैसा होता है, लेकिन पेपर अलग अलग होते हैं। तो बच्चियों ने पेपर तो सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर दूसरी गड़बड़ी उन्होंने ये की कि बीकॉम के पेपर की जांच जो है ना बीएससी की से करा दी। तो वो जो नंबर थे वो पूरे के पूरे ऊपर नीचे हो गए और सारी बच्चियां फेल हो गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब हमने सारा कुछ सही किया तो फेल कैसे हो गए। जब उन्होंने यहाँ आके धरना दिया, आंदोलन किया, तो उसके बाद जब रैंडम चेक कराई गई तो पता लगा कि ये पेपर तो बीकॉम का था और जांच करा दी हमने बीएससी की सब्जेक्ट से। तो फिर उसमें सुधार किया गया तो 300 बच्चियां उसमें पास पाई गई। अब इसमें जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है कि इसकी गलती जो बच्चियों को मानसिक संत्रास झेलना पड़ा, और अगर वो आंदोलन नहीं करती तो बेचारी फेल भी हो गई थी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब एक दूसरे के गेंद पाले में डाल रहे हैं। विश्वविद्यालय कह रहा है कि जी कॉलेज की गलती है क्योंकि कॉलेज में पेपर गलत बांट दिया, और हमने तो की तो सही लगाई थी क्योंकि पीएससी की कॉपी जांचना थी। और कॉलेज का कहना यही है कि हम अभी जांच कराएंगे कैसे हो गया, क्या हो गया। बहरहाल जिस तरह से बाकी मामलों में होता है ये भी मामला ठंडा हो जाएगा और इसमें कुछ होने की चांस नहीं है। लेकिन अगर इसमें कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर आगे इस तरह की प्रक्रियाएं रुके जो नहीं रुक पा रही। बिल्कुल, अगर कोई भी प्राचार्य या फिर प्रोफेसर चाहे तो इस पूरे मामले का, इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से गेंद एक से दूसरे पाले में डाली जा रही है, इससे ये साफ तौर पर लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मिला हुआ है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां पे जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरी का खेल। एसटीएफ की जांच में 25 सरकारी कर्मचारियों की पहचान हुई है। शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और क्लर्क की पहचान हुई है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, गुप्त सूचना के आधार पर जांच की गई जिसमें अब तक 25 ऐसे सरकारी कर्मचारी की पहचान हुई जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं। हमारे एसटीएफ मुख्यालय भोपाल में हमारे स्पेशल डीजी सर हैं पंकज श्रीवास्तव सर, उनको एक सूचना मतलब मुख्यालय पे ये प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अनुसूचित जनजाति के फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। उस शिकायत की जांच के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश भदौरिया सर हैं, उनको उन्होंने निर्देशित किया। उसके बाद से एक जो ग्वालियर इकाई के द्वारा इसकी एक गोपनीय जांच चालू की, तो उसमें पाया गया, शुरुआत में जो पाया गया तो उसमें 6 लोगों के दस्तावेज और सारी चीज़ें हम लोगों ने गोपनीय तरीके से प्राप्त कर ली है। और उस पर से फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के लेके और शासकीय सेवा कर रहे हैं, उस पर से अपराध पंजीकृत किया है। विदिशा में लग रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। झुग्गियों में रहने वाले गरीबों का और एक और बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के यहां पर लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बुजुर्ग को विद्युत वितरण कंपनी ने 69 लाख रुपए का बिल थमा दिया है।
बिजली बिल देखते ही बुजुर्ग का बीपी बढ़ गया। इतना ही नहीं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बिजली बिलों में हो रही हेराफेरी को लेकर अब शिकायत को लेकर भी अब उपभोक्ता विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं। कटनी से खबर है, जहां पे मरीज की मौत के बाद से हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। निजी अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत ये कराया है मामला। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। कटनी में मरीज की मौत के बाद से जमकर हंगामा देखने को मिला है। यहाँ पे मरीज की मौत के बाद से परिजनों ने एक निजी अस्पताल के सामने शव रखकर चक्का जाम किया और परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया है, तब जाकर मामला शांत हुआ है और चक्का जाम की स्थिति खोल दी गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पीड़ित परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हाथ में मासूम बच्चे को गोद में लेकर यहाँ पे परिजनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और अपनों को खोने के बाद से किस तरीके से परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अस्पताल पर लापरवाही का ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मरीज की मौत के बाद देखिए किस तरीके से हंगामा देखने को मिला। सिर्फ वो एक्सरा देख के 27 तारीख को और बिहान भाई उसको 28 तारीख को ऑपरेशन करने को बोलते इसके बहुत जल्दी ऑपरेशन करना है और इसमें लड़के को तुम्हारे खतरा है। तो हम बोले सर कहती मेडिकल ले जाना। तुम कल मेडिकल ले जा, जो प्राइवेट बोल रही हो तो मेडिकल कहाँ ले जा? बोले 4 दिन घूमेगी लेके मेडिकल में, यहाँ पैसा लगेगा 80,000 रुपये। तो हम बोले सर हम लोग के पास 80,000 तो नहीं है, कुछ कम करो, हमारा बच्चा है पेट में पीड़ा मर रहा, तो तुम दवाई करो यही अच्छा हो जाए। तो कहती नहीं 50,000 लेंगे। तो बोले नहीं दे सकते मैडम हम 50,000 रुपये, और कुछ कम करो। तो कहती है आयुष्मान कार्ड है, चलो 45,000 देना, आयुष्मान कार्ड दो। तो हम लोग मान गए। तो बोलती है कितने दिन में ऑपरेशन करके, जब 28 का ऑपरेशन बोल दी कि 28 को करेंगे, तो कहती है हम 10 दिन के बाद तुम्हारा बच्चा सही करके भेज देंगे, हमको 45,000 रुपये दो और दोनों का आयुष्मान कार्ड दो। वो सब ले ली और 28 तारीख को ऑपरेशन कर दी। अब हमको जब तुम बोले कि हम 10 दिन बाद अच्छा करके भेजेंगे, तो क्यों 10 दिन के बाद नहीं भेजी? आज क्यों भगा दी? 4 ही बजे भगा दी। ये जो परिजनों के द्वारा और वंशकार समाज के लोगों के द्वारा वहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा था, उनकी ये मांग थी कि इसमें कार्रवाई की जाए। जो उनके द्वारा हमको कुछ शिकायतें भी दी गई हैं और उसके बाद जो व्यक्ति मृत हुआ है जिसका नाम है अरुण वंशकार, उसका शव यहाँ पे आया है। उसमें प्रथम दृष्टया हमने मर्ग कार्यवाही की है। मर्ग कार्यवाही में हम जांच करेंगे कि जो उनके विषय हैं सभी विषयों पर जांच की जाएगी और जो जांच हमें मेडिकल से करवाना है वो जांच हम मेडिकल से भी करवाएंगे। उसके बाद जो भी नतीजा सामने आता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो परिजन है वो क्या आरोप लगा रहे थे, क्या किस कारण से उसकी मौत हुई, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? परिजनों ने अभी जो आरोप लगाए हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है। इस विषय पर भी हम लगातार वरिष्ठ जो अधिकारी हैं और हमारे जो मेडिकल टीम है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनसे हम इसमें विषय में चर्चा करेंगे और जो भी विषय सामने आता है उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबर शिवपुरी से, जहां पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। 70 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। जनसुनवाई में प्रशासन को ये जानकारी मिली थी। जनसुनवाई के बीच ही कार्रवाई करने के लिए पहुंचे अधिकारी। जिले के पडोरी गांव में प्रशासन के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। शिवपुरी जिले में प्रशासन की तेज कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पे प्रशासन को जनसुनवाई के दौरान सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही जनसुनवाई के बीच अधिकारी पडोरी गांव पहुंचे, जहां पे 70 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। आपको बता दें कि यहाँ पे दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जब कार्रवाई की गई उस वक्त की तस्वीरें। और अब चलिए बात करते हैं सीधी की, जहां पे संजय टाइगर रिजर्व के कर्मचारी का सुसाइड और घर से ड्यूटी के लिए निकला था कर्मचारी, पेट पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में अधिकारी पर तंग करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक कर्मचारी संजय टाइगर रिजर्व का जो घर से निकला था ड्यूटी के लिए, लेकिन रास्ते में ही कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया है और पेट से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है।
और सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें अधिकारी पर तंग करने का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि राम सजीवन कुशवाहा ने फांसी लगाया हुआ है, जिस पर पुलिस के द्वारा सब पंचनामा कार्रवाई पीएम की कार्रवाई की गई है। उसके बाद 100 को लेकर परिजन रवाना हो रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल चौक के चक्का जाम किया है। परिजनों का ये आरोप था कि जिनके यहाँ वो कार्य कर रहे हैं उन्हीं की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, जिसमें अभी सभी तथ्यों पर जांच करने तथा जो परिजनों के द्वारा चीज़ें बताई गई हैं उन सभी तथ्यों पर जांच करने का आश्वासन दिया गया है और उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई आगे करने का आश्वासन दिया गया। कार्रवाई की भी जाएगी। सीधी डीएफओ पर बड़ा आरोप है, जो प्रताड़ित करते थे, कोई सुसाइड नोट भी आई है। ये सभी जांच का विषय है, सभी तथ्यों पर जांच होगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, सभी तथ्यों पर जांच करते हुए जो भी सही पाया जाएगा निष्पक्ष रूप से उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन क्या मांगी थी? इनकी मांगे यही थी कि जिनके यहाँ ये कार्य करते थे उन्हीं की वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया है और उन्हीं तथ्यों पे मैंने पूर्व में भी बताया है कि जो इनके मांगे थी सभी तथ्यों पे बयान, कथन बयान, पीएम रिपोर्ट और अन्य जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए। पापा जी क्या जंगल विभाग में सर्विस करते थे, डीफओ साहब के यहाँ। कि पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई, ये आके दवाई कराने लगे हॉस्पिटल में। फिर साहब को फोन से सूचना दी है, तबीयत खराब है, दवाई करा रहे हैं। साहब बोले तुम झूठ बोलते हो, डाटा करते। डीफओ साहब बोले तुम उपस्थिति दो। पापा फिर वहाँ हॉस्पिटल से जबरदस्ती छुट्टी लेके ये चले गए ड्यूटी। ड्यूटी जब गए तो साहब वहाँ पे बोले तुम उपस्थिति दो, पापा दिए, मान नहीं किए। फिर पापा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल ले जाके फिर भी दिए साहब को, फिर भी साहब उपस्थिति नहीं मान्य किए। और साहब मझौली में पापा की ड्यूटी रखी स्थायी कर्मी के पद पे थे और वो उनको मझौली में न रख के यहाँ बंगले का काम करवाते थे। बंगले काम करवाते थे, जिससे पापा कभी काल बंगले काम करने में आनाकानी भाई नहीं करते थे। बंगले काम में तो भाई झाड़ू ये बर्तन ये सब करवाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन करवाते थे, घर का काम। इसलिए पापा मना कर दिए। साहब को क्या है वही टेंशन था, ड्यूटी का मौका पा गए। किस तरीके से अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। जो परिजन है वो यहाँ पे काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस भी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए कर्मचारी घर से निकला था ड्यूटी जाने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा मानसिक तनाव उसके ऊपर था। जिस तरीके से सुसाइड नोट में उसने जिक्र किया है कि अधिकारी लगातार उसे परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे और उसी से आहत होकर उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाया, नहीं झेल पाया और ऐसे में देखिए अपनी जान दे दी। मुरैना से खबर है, जहां पे खैर की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है। अवैध तरीके से लोड की जा रही थी लकड़ी। वन विभाग ने द्वारा गश्ती दल ने इस ट्रक को पकड़ा है। पकड़ी गई लकड़ियों की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना में वन विभाग ने खेर की लकड़ी से भरे हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। वन विभाग ने गश्ती दल ने यहाँ पे ये कार्रवाई की है। कन्हार के जंगल के पास इस लकड़ी से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है। अवैध तरीके से लकड़ी को ट्रक में लोड की जा रही थी और पकड़ी गई लकड़ी की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। वन विभाग ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ जारी है कि आखिर कब से ये तस्करी जारी थी और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल है और कहां से पेड़ों की कटाई हो रही थी और कहां पे इसको डिलीवर किया जा रहा था। इस तमाम सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही है। चलते जो है हम लोगों को सफलता हासिल हुई। इसमें खैर की लकड़ी है जो कि बीजापुर के बॉर्डर और हमारे जो कन्हार क्षेत्र का जो बॉर्डर है वहाँ से जो है इसको यहाँ तक एक अवैध कटाई इन्होंने की होगी और वहाँ से परिवहन कर रहे थे लोग। इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इसको वैसे तो हम लोग सघन गश्ती करते हैं, हमारा स्टाफ जो है रात दिन गश्ती करता है और अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो है इसमें थोड़ा सा कुछ सक्रिय हुए थे कुछ ग्रुप, लेकिन उसके बाद में फिर लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहीं, जिसका नतीजा ये है कि अभी वर्तमान में ऐसी कोई घटना नहीं है और लगातार चलाते रहेंगे। और अभी अगर हम जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकेगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। एक सूचना के आधार पर कि जंगल में खैर वृक्ष को काटकर लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है अवैध रूप से, स्टाफ को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और वहाँ स्टाफ को जंगल में गश्ती की स्टाफ के साथ अब
जंगल में एक ट्रक जो कि खैर वृक्ष की जो लकड़ी कटी हुई वहाँ पड़ी थी आसपास, और कुछ श्रमिक ट्रक में लकड़ी भर रहे थे, वहाँ हमें दिखाई दिया। और उस ट्रक को जब हमने पकड़ने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से भागने लगा, जिसका हमारे स्टाफ द्वारा गाड़ी से पीछा किया गया और ट्रक को रोककर वहाँ उसको रोका गया। उससे ड्राइवर से और ड्राइवर के साथ ट्रक में उपस्थित 2 अन्य लोगों से लकड़ी से संबंधित कागज इत्यादि पूछे गए। उनके द्वारा कोई भी वैध कागज प्रस्तुत नहीं किए गए, कारण ट्रक को जब्त किया गया एवं ड्राइवर और अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छतरपुर की, जहां पे किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। दंडवत करते हुए कलेक्टर के जनसुनवाई में पहुंचे किसान और पटवारी पर आम रास्ते पर कब्जे का आरोप लगाया है। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई भी कार्रवाई और कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। एसडीएम ने रास्ता जल्दी खोलने का यहां पर आश्वासन दिया है। महाराजपुर तहसील के सिंहपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे देखिए किसान किस तरीके से परेशान हैं क्योंकि रास्ता यहां पर पटवारी के द्वारा कब्जा किया गया। ये आरोप किसानों के द्वारा ही लगाया जा रहा है। कई बार उन्होंने गुहार लगाई कि इस रास्ता को खोल दिया जाए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर जनसुनवाई में दंडवत लगाते हुए किसान पहुंचे हैं। कोई रास्ते का मामला है, उनके द्वारा बताया कि उनको रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा है, उनके रास्ते पर बाउंड्री वाल बना ली गई है। तो तहसीलदार एसडीएम नौगांव साहब को बताया गया है और उनसे बात भी कराई गई है और आवेदन उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु तहसीलदार को बोला गया है और कार्रवाई की जाएगी। सर पिछली बार भी ये लोग आए थे, आश्वासन मिला था, इस बार फिर आए 40 लोग आ रहे हैं सर, हर बार अभी 40। देखिए अभी मेरी जानकारी में अभी मामला आया है, हो सकता है पिछली बार भी आए हों। कह रहे हैं सरकारी रास्ता थी। हाँ, तो अगर शासकीय रास्ता निश्चित रूप से खोला जाएगा। सर पटवारी की कोई संलिप्तता सामने आई है? पटवारी की संलिप्तता मामले में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर तहसीलदार साहब एसडीएम साहब द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में प्रदेश का पहला सरकारी बोन बैंक स्थापित होने जा रहा है। बोन बैंक में 5 साल तक हड्डियां प्रिजर्व रखी जा सकेगी। इस सुविधा से ऑर्थोपेडिक्स, ट्रामा, बोन लॉस केस, न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के मरीजों को फायदा मिलेगा। बोन बैंक के जरिए टूटी हुई हड्डियां रिप्लेस हो सकेगी। अब तक प्रदेश में बोन बैंक नहीं होने से हड्डी प्रत्यारोपण में दिक्कत आ रही थी। मरीजों को बाहर से हड्डियां मंगानी पड़ती थी, जिससे समय और खर्च दोनों ही बढ़ता था। लेकिन अब बोन बैंक जरूरतमंद मरीजों के जीवन को नया सहारा देगी। देखिए इस पर रिपोर्ट। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में स्किन बैंक के बाद अब बोन बैंक तैयार किया जा रहा है। इस बोन बैंक से बहुत सारे मरीजों को लाभ मिलेगा। योजना तो बना ली गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक 2 साल हो गए, नहीं हो पाया। हमारे साथ डीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर नवनीत सक्सेना जी। नवनीत जी बताइए क्या बात है, 2 साल से एक छोटा सा बोन बैंक का मामला अटका हुआ है। ये आप सही कहा आपने। जो मुझे अभी 2 साल पहले हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं था। अभी हमने प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट अलग किया है पिछले साल, और उसमें हमको पीजीसीडी मिल गई, एमसीएच हमको प्लास्टिक सर्जरी मिल गया है। तो मैं अभी एचओडी प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर पवन अग्रवाल से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ एक उसमें इक्विपमेंट चाहिए और कुछ थोड़े से जो इक्विपमेंट्स हैं जो वो ख़रीदना है, और बहुत ज़्यादा एचआर की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो वो जैसे मुझे अभी संज्ञान में अभी ऑफिस में कुछ चल रहा है, तो जैसे ही होगा तो आने वाले 3 महीने 2-3 महीने में बोन बैंक 100% इस कॉलेज में चालू हो जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अब 3 महीने में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बोन बैंक स्थापित होगा, जिसका लाभ बहुत सारे गरीब मरीजों को मिलेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।